नमस्कार साथियों, आज फिर आपके बीच आज बात करेंगे तत्कालीन भारत की राजनीति में जो पिछले कई दिनों से एक घटना चक्र घूम रहा है और जिसके इर्द गिर्द सिर्फ एक राज्य ही नहीं पूरे देश की राजनीति घूम रही है और चक्कर काट रही है। आज बात करेंगे उसी घटना चक्र के बारे में जिस घटना चक्र के चलते भारत के राष्ट्रपति चुनाव की जो लड़ाई थी वो कहीं न कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संकट महाराष्ट्र सरकार पर आ पड़ी है उसके बारे में बात करेंगे। समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जब से ये घटना घटी तब से लगातार आज तक आपके पास हर एक चीज की जानकारी उपलब्ध है, ये मुझे पता है। क्या अंकगणित है, क्या केमिस्ट्री है, किस तरीके से काम करना है, सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, कब तक चलेगी, ये सारी बातों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। परंतु ऐसी नौबत आई क्यों? 2019 के बाद से लगातार आज तक लगभग 2.5 सालों तक जो सरकार चल रही थी, अचानक उसी सरकार को स्थिर करने का काम या कहें उस सरकार को गिराने का काम उस सरकार के अंदर के ही लोगों ने क्यों किया? ऐसी नौबत क्यों आई? इस चीज को जानने की आवश्यकता है। इस चीज को बताने से पहले थोड़ी पीछे की जानकारी मैं दे दूं। आपको भी पता है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो साथ था वो काफी पुराना साथ रहा है। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि ये साथ राजनीति से उठकर हिंदुत्व के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होना और एक दूसरे के लिए लड़ना, विरोधियों के खिलाफ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, सिर्फ हिंदुत्व के लिए। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ये कॉमन प्रोग्राम रहा है, क्योंकि पूरे भारत में लगभग जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी कहीं न कहीं परिवार से प्रेरित होकर परिवार तंत्र के तरफ से चलती हुई एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए रह जाती हैं। परंतु महाराष्ट्र की शिवसेना एक परिवार तंत्र से ऊपर उठकर एक विचारधारा की पार्टी थी जो हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थी। माननीय बाला साहब ठाकरे जी के निधन के बाद कहीं न कहीं कुछ मतभेद भी हुए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रास्ते भी अलग हुए, उसके बाद फिर मिले, फिर साथ में लड़े और फिर अलग हुए। वो सारी चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं। 2019 का चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा का उसी कड़ी में हुआ और पुनः एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने सरकार बनाई। सरकार ही नहीं बनाई और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर प्यार और आशीर्वाद देकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नंबर दिया और उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी 106 और शिवसेना 55 सीटों पर विजयी होकर कुल 161 सीट इनके पास रही। वहीं दूसरी तरफ यूपीए, जहां कांग्रेस और एनसीपी थी, कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 53 सीटें मिली। बाकी निर्दलियों को या छोटी पार्टियों को सीटें गई। उसके बाद घूमता है महाराष्ट्र का एक काल चक्र।
एक बड़े षड्यंत्र के तहत माननीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को कुचलने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र का सूत्रधार आज समझ में आता है। कहीं न कहीं यूपीए कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार। कांग्रेस तो आज के तारीख में पूरे भारत में अंतिम पायदान पर खड़ी होने वाली पार्टी हो गई है, और महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का रोल अहम रोल हो जाता है। उस समय भले लोगों को समझ में ना आया हो, पर कुछ जानकारों का मानना था कि शरद पवार ने राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है, और शरद पवार ने अपने आप को पीछे करते हुए उद्धव ठाकरे के अंदर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का बीज बो दिया, और वही अति महत्वाकांक्षा आज शिवसेना के अस्तित्व पर संकट मंडराने का काम कर रही है। हमने देखा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के रूप में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती है, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने का काम करती है। धीरे धीरे समय बीतता है, बहुत सारे क्रम इसमें आते हैं। गत कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव और महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी शिवसेना के कैंडिडेट्स की पराजय, और उसके बाद शिवसेना के एक बड़े वर्ग का विद्रोह सामने आता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लगभग आज 39 विधायक शिवसेना से अलग खड़े होकर गुवाहाटी में जाकर बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति अगर देखा जाए तो T20 क्रिकेट की तरह रोज सुबह कुछ न कुछ स्कोर में बदलाव हो जाता है। शायद ये आज आंकड़ा जो 39 है वो कल 40 पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं महाराष्ट्र में चल रहे घटना चक्र को लिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो विधायक गुवाहाटी जाकर बैठे हुए हैं, उनकी सिर्फ एक मांग रही है। उनका कहना है कि आप अघाड़ी को छोड़कर बीजेपी के साथ अपना गठबंधन करें और सरकार चलाएं, और बाला साहब का जो हिंदुत्व था उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बाला साहब के हिंदुत्व के लिए आज शिवसेना के विधायक अपने ही दल से विद्रोह करने को तैयार हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें महाराष्ट्र में घसीट कर लाने की धमकी दी जा रही है, उनका पोस्टमार्टम करने की धमकी दी जा रही है। तरह तरह की धमकियों के बावजूद बागी विधायकों का गुट सिर्फ एक चीज पड़ा है कि हम बाला साहब के हिंदुत्व को सत्ता के लालच में बलिदान होने अब नहीं दे सकते। ऐसा माना जाता है कि ये जो बागी विधायक थे वो शुरू से ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के गठबंधन के खिलाफ रहे हैं, परंतु उसके बावजूद उन्होंने पार्टी हित के लिए इस गठबंधन में चलने का काम किया। परंतु कहीं न कहीं जब उन्हें यह समझ में आने लगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पीछे से शरद पवार अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और शिवसेना की जमीन को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करने का काम कर रहे हैं, तो ये विधायकों ने अपना विद्रोह किया। अब ये चीज पता कैसे चली? आज जिस तरीके से घटना चक्र बीत रही है, जिस तरीके से बयानबाजियां आ रही हैं, उससे तो ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं शरद पवार
कि मैंने अगर कहा जाए शरद पवार का सेनापति का रोल अगर कोई अदा कर रहा है तो कांग्रेस के, माफ करिएगा, शिवसेना के संजय राउत कर रहे हैं। वो कहावत है, अपने ही चिराग से अपने घर को आग लगा देना, वही काम आज संजय राउत कर रहे हैं। अपने लोगों पर शरद पवार के उकसावे में आकर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा करने को कहा जा रहा है, जिंदा लाशें कही जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को, और कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस पार्टी के विद्रोह के बाद इस्तीफा देने को तैयार थे, परंतु शरद पवार के मना करने पर उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। यही बात आज एकनाथ शिंदे और उनके साथ के जो बागी विधायक हैं वो यही बात कर रहे हैं कि शिवसेना को एनसीपी चला रही है। वो शिवसेना जो महाराष्ट्र के बाघ कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उस बाला साहब की पार्टी को आज एनसीपी और शरद पवार अपने इशारों पर नचा रहे हैं। इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं शिवसेना के बागी विधायक, परंतु कहीं न कहीं सत्ता के लालच और पुत्र मोह में अंधे होकर उद्धव ठाकरे अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को सत्ता पर काबिज रखने के लिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी आंख बंद करने का काम किया हुआ है, जिसके चलते आज महाराष्ट्र के आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त होकर बैठा हुआ है। महाराष्ट्र की सरकार की अस्थिरता कहीं न कहीं स्वयं उद्धव ठाकरे की ही देन है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ताकत, अपने आप को पूरी तरह से शरद पवार के चरणों में समर्पित कर दिया है। एक बात आई कि अपना बाप बदलते हैं। मुझे नहीं लगता कि शिवसेना के बागी विधायकों ने अपना बाप बदला हो। उनका राजनीतिक बाप आज भी बाला साहब ठाकरे हैं, जिनके आदर्श और जिनके पथ पर चलने के लिए वो अपनी जान देने को तैयार हैं। पर कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि संजय राउत और स्वयं उद्धव ठाकरे ने अपने असली बाप को बदलकर शरद पवार को अपने बाप के स्थान पर स्थान दे दिया, जिसके चलते आज शिवसेना अगर कहा जाए तो अपने विनाश के कगार पर खड़ी है। साथियों, समाचार माध्यमों के में आप जब भी देखिएगा आंकड़ों का गणित दिखाया जाता है। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप 49 में हैं तो 0 हैं और 51 में हैं तो आप 100 के बराबर हैं। मतलब अगर आप 51 पे हैं तो आप मेजोरिटी में हैं और आप सरकार बना सकते हैं, पर अगर आप 49 रह गए तो आप सरकार नहीं बना सकते। तो वो गणित आप समाचार माध्यमों, मीडियाज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। परंतु अगर उस अंकगणित की भी बात करें तो आज एमवीए का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से अल्पमत में है, और अगर उद्धव ठाकरे के अंदर अपने पिता की तरह स्वाभिमान का अगर एक अंश भी बचा हो तो उन्हें अपना इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की जनता के पास जाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और महाराष्ट्र की राजनीति को और महाराष्ट्र की जनता को का काम के हित में काम हो, इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, आज के इस विषय पर इससे अधिक और कुछ नहीं कहूँगा। ज़रूरत पड़ी तो इस विषय पर दोबारा आपसे मिलूँगा। कुछ बातें अगर और जोड़नी हो, कुछ बातें जाननी हो, कुछ बातों को सुधारना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करें। आपके प्यार और आपके साथ के दम पर ही मैं आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।